पावर 1 आई की पावर 1 प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड आएगा और वो वर्ड जो है सर वो क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। कि वी जो है सर वो किसके बराबर है, वी बराबर है आई इंटू आर। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपके पास होंगी, ठीक है। कि वी प्रोपोर्शनल है आई के, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए वर्ड इक्वल आया, जिसमें ये वर्ड जो था वो क्या था, आर। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने बात कर ली थी कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड कंसेप्ट जो है ना वो हमने शुरू करना था। ओम्स लॉ जो है वो हम पढ़ चुके हैं, और ओम्स लॉ के बाद जो है फिर एक कंसेप्ट आ जाता है रेजिस्टेंस वाला। हल्का सा अगर उसको एक बार डिस्कस करना चाहें तो चीजें जो है वो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ी थी, ओम्स लॉ जो है वो पढ़ा दिया है, बस मेन बात जो है उस पर पहुंच रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। कि ओम्स लॉ में अगर मैं बात करता हूं तो कंसेप्ट जो है वो हमने क्या पढ़ा था कि करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक है। कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वी की पावर 1 के। 1 पावर का मतलब क्या है कि सर ये जो ग्राफ है वो एक लीनियर ग्राफ जो है वो जा रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो है वो इनका बनेगा, जिसको हम डिस्कस कर भी चुके थे कि आई वर्सेस वी का अगर कोई ग्राफ बनाना है या वी और आई का कोई ग्राफ बनाना है तो वी और आई का जो ग्राफ होगा, काफी इंपॉर्टेंट भी है ये बात आपके लिए, कि वी आई का जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये जो है सर ये क्या रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, और वो स्ट्रेट लाइन कहां से पास करेगी, ओरिजिन से। कि वी आई का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। कि आई प्रोपोर्शनल है वी के, या अगर मैं बात करता हूं तो वी प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। v इज प्रोपोर्शनल टू आई, v की पावर 1 आई की पावर 1। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड आएगा, और वो वर्ड जो है सर वो क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। कि v जो है सर वो किसके बराबर है, v बराबर है आई इंटू आर। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपके पास बन रही है, ठीक है। कि v प्रोपोर्शनल है आई के, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए वर्ड इक्वल आया, जिसमें ये वर्ड जो था वो क्या था, आर था। इस रेजिस्टेंस को जो है वो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि आर जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल जो है वो आप इसको कहते हैं, और रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगर आपने इसको कहा है तो कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या होगा कि V प्रोपोर्शनल है आई के, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड आया R, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, रेजिस्टेंस नाम दे दिया। अब जो काम है वो आपने क्या करना है, समझेंगे ध्यान से, कि V इज इक्वल टू आई आर। आर जो है वो रेजिस्टेंस है। खास जो बात है कि R के बारे में बात की तो R जो है वो किसके बराबर है, V डिवाइडेड बाई आई। V जो है, V का मतलब है वोल्ट, और I जो लेटर है, I का मतलब है एम्पियर। और इस वोल्ट पर एम्पियर को, वोल्ट पर एम्पियर जो है इसको हम ओम कह देते हैं। वोल्ट पर एम्पियर जो है इसको क्या कह दिया जाता है, ओम कह दिया जाता है, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम कहते हैं। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट पता चल गई, ओम, ठीक है। एक बात जो खास है, जहां से आज वाला काम जो हम शुरू करेंगे, कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, हम क्या बढ़ाते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल के बढ़ाने से सर क्या बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है। कि यहाँ पे अगर मैं V को बढ़ाता हूँ, ये सवाल पूछा जा सकता है कि V के बढ़ाने से R पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि V के बढ़ाने से I बढ़ जाता है। V के बढ़ाने से I बढ़ जाता है। R जो है सर वो तो क्या ही रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। कि यहां से अगर एक कंक्लूजन मैं आपको निकाल के दूं कि रेजिस्टेंस जो है सर वो फंक्शन नहीं है, रेजिस्टेंस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल। रेजिस्टेंस पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो रेजिस्टेंस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ करंट। ना रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। तो डिपेंड करता किस पे है, उनके बारे में एक बार थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि अगर मैं बात बताता हूं आपको कि रेजिस्टेंस जो है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो रेजिस्टेंस का एक छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा आपको ओड लग रहा होगा, लेकिन चीजें जो है ना यहीं से ही निकल के आ जाएंगी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ml डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ और मल्टीप्लाई बाई A, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो ये फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है सर, क्या फॉर्मूला है, ml डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ मल्टीप्लाई बाई A। ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। इसमें अब अगर मैं बात करता हूं तो किस बात का क्या मतलब है, ठीक है। m जो है सर, m मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की ही चीजें यहां पे होती हैं। m का मतलब क्या है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास m है। l जो है सर वो हमारे पास क्या है, l इज लेंथ ऑफ कंडक्टर आपके पास है, l इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की जो लेंथ है सर, कंडक्टर की लेंथ जो है सर वो l के बराबर है, ऐसा मैंने माना है, ठीक है। n जो स्मॉल n जो वर्ड है, स्मॉल n का मतलब है नंबर डेंसिटी मेरे पास। स्मॉल n जो है वो क्या है, नंबर डेंसिटी है। e जो है सर वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज e हेयर, e जो है वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। टाउ के बारे में बात करूं तो टाउ इज योर रिलैक्सेशन टाइम। टाउ जो है सर वो हमारे पास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है।
ठीक है। ए जो है वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस तरीके से बातें हैं, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल जो है वो क्या कहलाता है, ए कहलाता है। ये बात है, ये फॉर्मूला हमने 10th लेवल तक पढ़ा नहीं है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये जरूरी है इस काम को समझने के लिए। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं कौन कौन से फैक्टर्स जो है हमारे काम आएंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सर वो कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई जो है वो भी क्या है, कांस्टेंट। जो बच गए वो सारे आपके काम के हैं। कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एन का मतलब नंबर डेंसिटी, किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। मेटल्स में ज्यादा है, इंसुलेटर में बहुत कम है, उसके हिसाब से काम चलेगा, ठीक है। टाउ, टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स होने का टाइम। रिलैक्स होने का टाइम क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है सर मूव करते हैं तो टकराते हैं, और दो लगातार कोलिजन का समय जो है, एक बार इलेक्ट्रॉन 7 बजे टकराया, 7:01 पे टकराया, 1 मिनट के लिए इलेक्ट्रॉन रेस्ट रिलैक्स कर रहा था, टक्कर नहीं मार रहा था, तो वो क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। मतलब यही रिलैक्सेशन टाइम तुम्हारी टर्म्स में अगर बात करी जाए, आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हुए और दोबारा दूसरी कॉपी जो है वो आपने खोल ली है, तो वो आपका रिलैक्सेशन टाइम है। टाइम इलेप्स्ड बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। इलेक्ट्रॉन का काम है 2 सक्सेसिव कोलिजन करना, आपका काम है पढ़ाई करना। 2 लगातार खुली हुई किताबों के बीच का जो समय है उसको क्या कहा जाएगा, तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम। और एक बात अगर मैं बताऊं तो रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि रिलैक्सेशन टाइम जो है सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है तो आप रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। वहीं से याद करेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम। तो अगर मैं कहूं कि रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता ना तो पोटेंशियल पे ना किस पे, करंट पे। अब मैं अगर कहना चाहूं क्या कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता किस पे है, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। रेजिस्टेंस का मतलब समझ रहे हैं, रेजिस्टेंस का मतलब है ऑब्स्टेकल्स, आपके रास्ते की जो रुकावटें हैं उनको रेजिस्टेंस कहा गया है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, और रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है नंबर 1 किस पे, लेंथ पे, ठीक है। एम को क्यों नहीं ले रहे हो सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बेटा क्या ही रहेगा, सेम। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी के, जिसकी नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स जो है वो कम है किसके कंपैरिजन में, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स जो है वो कम है किसके कंपैरिजन में, इंसुलेटर के। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमारे पास क्या है कि रेजिस्टेंस जो है सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के। रिलैक्सेशन टाइम का एक तरीके से आप मतलब किससे जोड़ेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर का भी फंक्शन होता है, किसका कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। और फिफ्थ जो है कि सर रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हमारा रेजिस्टेंस लेंथ पे, ठीक है, फिर जो है किस पे, नंबर डेंसिटी पे, टेम्परेचर पे, और किसका फंक्शन है, वो फंक्शन है सर किसका, एरिया का फंक्शन है, ठीक है। इस तरीके से बातें मुझे पता चली। फिर जो काम है वो हमने क्या पढ़ा था कि 10th लेवल के बेसिस पे हमने जो बातें पढ़ी थी कि सर रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, ठीक है। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि इसके एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करना चाहें कि सर हमारे पास एक रोड ये है, उसमें मान लो ब्रेकर कितना है, एक ही ब्रेकर आया है। अगर आप लेंथ जो है सेम टाइप के रोड की बात करें, लेंथ अगर ज्यादा कर दी जाए तो सर वहां पे नंबर ऑफ ब्रेकर की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मोर इज द लेंथ मोर विल बी द नंबर ऑफ ब्रेकर्स, स्पीड ब्रेकर मैं कहना चाह रहा हूं, और उतने ही जो है वो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बात नंबर 1। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कि रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां रोड चौड़े होते हैं वहां पे जाम कम लगता है, वही तो बात है कि सर एक जो ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरीके से है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा। ट्रैफिक इन दोनों में से किस रोड पे ज्यादा जाम लगेगा, इस पे लगेगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये काम मुझे पता है। इन इक्वेशन को क्या माना था, सेकंड माना था। यहां पे अगर काम करना है तो वो क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से जब हमने काम करा, फर्स्ट और सेकंड से मुझे क्या पता चला कि सर रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ अपॉन एरिया के। और लेंथ अपॉन एरिया से जब हमने काम करा, प्रोपोर्शनल को हटाया, तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड आया रो, और इस रेजिस्टेंस को आपने नाम दे दिया कि रेजिस्टेंस है रो एल डिवाइडेड बाई ए। इस तरीके से काम कर लिया कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इकट्ठा करा एल अपॉन ए बना।
प्रोपोर्शनल हटाए तो वर्ड क्या आ गया, रो। और ये रो जो है सर ये क्या कहलाता है, रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो जो है सर वो क्या कहलाता है, रो कहलाता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है सर वो क्या कहलाती है, रो कहलाती है। व्हाट इज रो हेयर, रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है सर वो क्या कहलाती है, रो कहलाती है। इस तरीके से काम आपने कर लिया। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो कंसेप्ट जो है सर वो हमने क्या करना है कि आर जो है वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी जो है उसकी टर्म में फॉर्मूला पढ़ा तो आर इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, रो एल डिवाइडेड बाई ए। एक फॉर्मूला अभी सर आपने बताया पहले कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये भी होता है, रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है तो क्या पढ़ा, एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर और टाउ इंटू में ए। ये फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का। यहाँ पे क्या है, रो एल डिवाइडेड बाई ए बन गया। एल से सर एल कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी के बारे में बात करी गई तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर और इंटू में कितना हो गया, टाउ। ठीक है, बहुत सारी चीजें अब रेजिस्टिविटी के बारे में आपको जानने को मिलेंगी। बात नंबर एक कि सर मास तो कांस्टेंट ही रहता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहता है, कांस्टेंट। तो रेजिस्टिविटी अब जो फंक्शन आई है वो किसका फंक्शन आई है, नंबर डेंसिटी का। रेजिस्टिविटी फंक्शन जो आई है सर वो किसका आई है, टाउ का। एन, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है नंबर डेंसिटी और टाउ जो लेटर आया है, टाउ का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम या मतलब क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर। अब एक बात, जैसे इसके फॉर्मूले में लेंथ था, एरिया था, क्या इसके फॉर्मूले में कहीं लेंथ दिख रही है या एरिया दिख रहा है, नहीं। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन नहीं है, लेंथ का। ऐसे ही रेजिस्टिविटी जो है वो फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन नहीं है, एरिया का। ना तो रेजिस्टिविटी किसका फंक्शन है, लेंथ का, ना रेजिस्टिविटी किसका फंक्शन है, एरिया का। वो इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही है। रेजिस्टिविटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लेंथ, रेजिस्टिविटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एरिया। ना तो वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है, ना वो किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है। ये बात जो है ना वो आपको पता चलती है। समझ आई है यहां तक की बातें आपको, कि हमने जो है सर वो पहले ये जाना कि रेजिस्टेंस ना तो V पे डिपेंड कर रहा है ना I पे डिपेंड कर रहा है। फिर हमने जाना कि रेजिस्टेंस किन पे डिपेंड करता है, फिर उसके अनुसार रेजिस्टेंस से ही फिर हम पहुंचे, किस में पहुंच गए, रेजिस्टेंस से पहुंचे हम रेजिस्टिविटी में। वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है और दो पे डिपेंड नहीं करती है। अगली चीजें जब यहाँ पे हम समझ रहे होते हैं वो कंसेप्ट जो है वो फिर हमारे पास अब क्या बनता है उसके बारे में एक बार गौर कर रहे होंगे कि सर आपने पढ़ाया कि R जो है वो बराबर है रो एल डिवाइडेड बाई ए। आर जो है सर वो किसके बराबर है, रो एल डिवाइडेड बाई ए। अब इसमें अगर मैं एक स्पेशल केस कर लूं और वो स्पेशल केस जो है सर वो हमारे पास क्या हो जाए कि लेंथ को भी 1 यूनिट मान लूं मैं और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको भी कितना ही मान लिया जाए, 1 यूनिट। दोनों को अगर 1 यूनिट मान लिया जाए, लेंथ को भी और किसको, एरिया को भी, तो रेजिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर है, रेजिस्टेंस बराबर है रो एल, एल की जगह 1 है, एरिया की जगह भी 1 है। तो सर रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आ जाता है, रेजिस्टिविटी। कि रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो सकती है। कब बराबर हो सकती है, क्या हमेशा होगी, नहीं। एक स्पेशल केस जब लेंथ और एरिया दोनों कितने मान लिए जाए, 1। तो इसी वजह से इसको दूसरा नाम दिया जाता है एंड दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसको क्या नाम दिया गया है, उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम दे देते हैं। ठीक है, कि रो जो है, रो को कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कि रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ना वो नाम दे देते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी मैंने नाम दिया है, ऐसे ही मैंने जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम दे दिया। अब अगला जो काम है, चीजें जो है सर वो क्या बताएं कि आर का फॉर्मूला है रो एल डिवाइडेड बाई ए, ऐसे करके काम है। तो अगर मैं रो की यूनिट बताना चाहता हूं तो ए जो है सर वो ऊपर चला जाएगा और एल कहां आ जाएगा, नीचे। कि आर का फॉर्मूला क्या है, रो एल डिवाइडेड बाई ए, ए ऊपर और एल कहां आ जाएगा, नीचे। आर, आर के बारे में बात करूं तो आर किस में है, ओम में, एरिया किस में है, मीटर स्क्वायर में, और एल जो है सर वो किस में है, मीटर में है। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए ऊपर और एल कहां आ गया, नीचे। आर की यूनिट ओम है, एरिया की मीटर स्क्वायर है, और एल जो है वो किस में है, मीटर में है। तो यहां पे अगर बात करें तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रो जो है उसका आंसर किस में आ जाएगा, ओम इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, रो के बारे में बात करेंगे तो रो की जो यूनिट है सर वो क्या आ जाएगी, ओम इंटू मीटर आ जाएगी। ये कंसेप्ट किसका हो गया, रेजिस्टिविटी, या दूसरा जो स्पेशल नाम इसको दिया गया है वो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहा गया, क्योंकि एक स्पेशल केस में ही, एक स्पेशल केस में रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाती है, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। ये काम जो है ना वो आपने जाना। अब अगली जो टर्म्स है इनके बेसिस पे, रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम एक बात जानते हैं
दैट इज योर कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के बेसिस पे एक टर्म जानते हैं, वो क्या जाना जाती है, कंडक्टेंस, उसको हम लिखते हैं और कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय लेटर जी। कंडक्टेंस को लिखते हैं जी से। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का उल्टा जो है वो क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस कहलाएगा। व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो उल्टा है वो क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो ओम का उल्टा कर देंगे तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, ओम इनवर्स बन जाएगी। ठीक है, ओम इनवर्स को उल्टा करके भी लिख दिया जाए तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या हो जाती है, एम एच ओ, महो कह देते हैं या फिर साइमेंस कह देते हैं। ये सभी कंडक्टेंस की यूनिट होती हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मुझे कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि थर्मल कंडक्टेंस भी होता है। ठीक है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो पता हो। व्हाट इज कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का जो उल्टा है। ठीक है, जी से लिखा जाता है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, ओम का उल्टा करा तो क्या हो गया, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को महो कह दिया, फिर क्या कह सकते हैं, साइमेंस कह सकते हैं। ठीक है, ये बात। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी जो है उसको अगर लिखना है तो कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा। कंडक्टिविटी को किससे लिखा जाएगा, सिग्मा से लिखा जाएगा। अब देखो एंस है तो रेजिस्टेंस में भी एंस था, कंडक्टिविटी है तो रेजिस्टिविटी का उल्टा हो जाएगी 1/ρ, हमारे पास वर्ड आ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी का उल्टा अगर है तो क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो रो की जो यूनिट है सर वो हमारे पास क्या है, ओम इनटू में कितना है, मीटर। तो इस सारे का ही उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम इनवर्स और ये क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। ओम को क्या कह देते हैं, साइमेंस कह देते हैं। तो ये जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइमेंस इनटू में मीटर इनवर्स हो जाएगा। साइमेंस मीटर इनवर्स, ये जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब पता चल गया। अब मन में एक सवाल चल रहा होगा, वो क्या है कि सर ये रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी तो क्या होगा। तो दोनों काम होते हैं बेटा, अलग अलग कंसेप्ट हैं इसके लिए। आपने जो इसका मेन पॉइंट है वो याद रखना पड़ेगा, और वो क्या है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वो दो केसेस हैं, एक केस है मेटल्स का और एक केस जो है वो किसका है, अदर सब्सटेंसेस का आप मान सकते हैं। ठीक है, कि अगर मैं बात करता हूं तो एक केस किसका है, मेटल्स का है। मेटल्स के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, और अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटल्स। मेटल्स का केस है, कंडक्टर्स का केस है, तो काम इस तरीके से जो है वो बन रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं रेजिस्टिविटी का ग्राफ बनाऊं, किसके लिए, मेटल के लिए, तो कॉपर के लिए अगर बनाया जाए तो कॉपर के लिए ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ये ग्राफ क्या कह रहा है कि 0 टेम्परेचर पे कुछ रेजिस्टिविटी थी और वो रेजिस्टिविटी बढ़ती चली गई जैसे जैसे आपने क्या बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाया है। ऐसे ही अगली जो बात है उसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स नाम ले लीजिए, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं। उनके लिए टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी जो है डिक्रीज कर जाएगी, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी तो सो एज रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा होता है वो काफी डिटेल्ड वर्जन है, 12th का कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं पड़ रही होगी। ऐसे ही रेजिस्टिविटी का ग्राफ टेम्परेचर के साथ यहाँ पे बनाऊं तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाएं, जैसे कार्बन के लिए बना लेते हैं। ठीक है, सिलिकॉन के लिए अगर बनाया जाए तो सिलिकॉन जो है वो कार्बन के लिए तो नहीं, सिलिकॉन के लिए अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है जैसे जैसे आप क्या बढ़ाते जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। ये कंसेप्ट जो है वो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी के लिए हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बातें जो है वो आपने जान ली, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, क्या फैक्टर्स हैं, किन पे डिपेंड करता है, क्या ग्राफ होते हैं, वो सारी बातें जो है वो आपको पता है। ठीक है, देन जो हमारे पास काम चलता है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं किसके बारे में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, इसके बारे में कंसेप्ट जो है ना वो आपने जानना होता है। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंसेस जो हैं वो लगे हुए हैं, बहुत सारे सवाल यहां से पूछे भी गए हैं। ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कशन हम कर रहे होंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, मल्टीपल रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, उनका एक बनाना है, बहुत सारे यूज नहीं करने, एक सिंगल को इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे टग ऑफ वॉर्स में एक साइड जो है वो बहुत सारे इंसान खड़े हैं, एक तरफ एक बाहुबली खड़ा है, तो वो उस सभी को बैलेंस कर रहा है। ठीक है,
वो काम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, कि बहुत सारों को एक ने रिप्लेस कर दिया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में अगर मैं बात करूं तो दो तरीके कॉम्बिनेशन हम लेके चलते हैं। वन इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, अनदर वन इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक जो नाम है सर वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और दूसरा जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक सीरीज नाम है और दूसरे वाला नाम जो है सर वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का नाम है। तो चीजें जो है वो कैसे चलेंगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो हम लगा के रखते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ये R1 है, ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, R2 है, और ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R3। तीन रेजिस्टेंस इस तरीके से मान लो मैंने लगा दिए, बैटरी से आपने उनको कनेक्ट कर दिया। और काम जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे है कि अगर यहां पे करंट के जाने का सिंगल रास्ता है, करंट के जाने का एकमात्र रास्ता ये है, करंट जो है वो सिर्फ इस रास्ते से जो है वो जा रहा है, करंट के जाने का सिर्फ एक अकेला रास्ता है, ठीक है, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इस कॉम्बिनेशन में करंट सभी रजिस्टर से क्या रहता है, सेम। करंट जो है वो सबके अक्रॉस सेम रहेगा। रही बात पोटेंशियल डिफरेंस की, तो अलग अलग के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, ठीक है। अब करंट के जाने के अगर हम मल्टीपल रास्ते बना दें, ठीक है, घरों की फिटिंग भी जो है वो किस में होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, कि अलग अलग रास्ते हैं करंट के जाने के, या करंट जो है वो उनमें से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कैसे डिवाइड हो रहा है, ताकि पोटेंशियल जो है वो सभी के अक्रॉस क्या रहे, सेम। एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। टोटल करंट जो आया वो कितना है, I। तो इसमें से जो करंट जा रहा है वो I1 है, इसमें जो करंट जा रहा है वो I2 है, इसमें जो करंट जा रहा है वो क्या है, I3। करंट अलग अलग है सभी में, तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन पोटेंशियल सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहां तक के दो डिफरेंस के बारे में बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है, वहां पे करंट अलग है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट है, वहां पे क्या है, सेम। तो इनके आर इक्विवेलेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसकी एक डिटेल वीडियो जो है वो अलग से बनाई हुई है, ठीक है। तीन के लिए इस तरीके से हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट बताना है, तो 1/R इक्विवेलेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये काम है, ठीक है। फिर इनके लिए काम जो है वो हमने बना रखा है 1/R1, ऐसा क्यों आता है वो भी उस वीडियो में जो है वो आप जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या पता कर रखा है कि आर इक्विवेलेंट यहाँ पे जो है वो बड़े से भी बड़ा आता है। मान लो इनमें अगर हम बात करते हैं कि एक जो रेजिस्टेंस है वो कितने का है, 4, ये वाला जो है वो कितने का है, 5, और ये वाला कितने का है, 10, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 19, विच इज ग्रेटर देन जो इनमें सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा इनमें कितना था, 10 था। इस तरीके से काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे बड़े से भी बड़ा आंसर आता है, यहाँ पे छोटे से भी छोटा, कि आर इक्विवेलेंट जो है वो छोटा होगा किससे, छोटे से भी। सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, उससे भी आंसर जो है वो हमारा छोटा आएगा। ये डेरिवेशन ऐसी क्यों है, और इसके बाद वाले जो पार्ट्स हैं वो एक अलग वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं हमने कि ऐसा क्यों हो रहा होता है, तो उसको जो है वो वहां पे आप चेक कर लेंगे, ठीक है। ये काम जो है वो आप लगा लेंगे।